नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे रायबरेली को योगी की सौगात की। दरअसल उत्तर प्रदेश में विकास और जन कल्याण की योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने का सिलसिला जारी है। सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी है। इसी कड़ी में रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री के दौरे में विकास के साथ लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ और विपक्ष पर सियासी निशाना भी देखने को मिला है। रायबरेली से यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विकास और जन कल्याण को रफ्तार देने की सरकार की कोशिशें लगातार जमीन पर दिखाई दे रही हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिए सरकार का फोकस हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाने पर है। इसी कड़ी में रायबरेली को भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे में विकास के साथ साथ योजनाओं का सीधा लाभ भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने जिले वासियों को 879 करोड़ रुपए की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान करीब 300 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। महाराजगंज इकोना मार्ग के सुदृढ़ीकरण, कुंदनगंज और पश्चिम गांव टेरा अघौरा मार्ग के चौड़ीकरण समेत कई विकास कार्यों को गति मिली। सीएम योगी ने मंच से कहा कि रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है और मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब रायबरेली की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए रायबरेली को आज आपने देखा होगा। याद करिए, यहां की मॉडर्न कोच फैक्ट्री 12 में बनी थी। 14 तक कांग्रेस के विकास की तरह वह घिसती हुई जा रही थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए 19 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में भेजे। आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र और कृषि यंत्रों की चाबियां भी लाभार्थियों को सौंपी गईं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अनुज कुमार को 4,50,000 रुपए और वंदना पांडे को 4,37,000 रुपए से अधिक की सहायता दी गई। ओडीओपी योजना के तहत अयाज अहमद को 15 लाख रुपए का चेक मिला, जबकि एमएसएमई योजना के तहत राइस मिल के लिए विशंबर जीवनानी को 96 लाख रुपए से अधिक की सहायता दी गई। स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 17 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक की मदद दी गई। वहीं सपेरा समुदाय के 5 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने आवासीय पट्टे वितरित किए। अब तक समुदाय के 60 लोगों को आवासीय पट्टे दिए जा चुके हैं। सीएम योगी ने मंच से सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीते 9 वर्षों में रायबरेली के गरीब परिवारों को आवास मिले हैं। हर गरीब के घर में शौचालय बना है और सड़कों का जाल बिछा है। इन गरीबों को जो पिछले 9 वर्ष के अंदर आवास मिले हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बना है। आज जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जो यहां पे 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पहले रायबरेली जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहां के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, उन्हें खीर खिलाई और चॉकलेट व खिलौने दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसी दौरान कार्यक्रम में भावुक पल भी देखने को मिला, जब स्कूली बच्चियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राखी लेकर पहुंची। बच्चियों ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने बच्चियों को स्नेह और आशीर्वाद दिया और उन्हें उपहार भी दिए। विकास और जन कल्याण के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी द्वारा देश की संस्थाओं के अपमान को गलत बताया। मुख्यमंत्री ने मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की बात कही। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। रायबरेली में 879 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात और लाभार्थियों को सीधे योजनाओं का लाभ सरकार के विकास मॉडल की तस्वीर कार्यक्रम में साफ दिखाई दी। सड़क और शिक्षा से लेकर रोजगार, उद्यमिता और ग्रामीण आजीविका तक अलग अलग वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नजर आई। रायबरेली दौरे की खास बात यह रही कि बड़े विकास कार्यों के साथ सरकार ने गरीब, महिला, युवा, किसान और जरूरतमंद वर्ग को भी योजनाओं के जरिए जोड़ने का प्रयास किया। यही वजह है कि रायबरेली के इस कार्यक्रम में विकास के साथ जन कल्याण की तस्वीर भी मजबूती से उभर कर सामने आई, जो सरकार के विकास और जन कल्याण के मॉडल के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता को दिखा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे धामी सरकार हुनर को बाजार। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ और अवलोकन किया है। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की जानकारी ली है। स्टॉलों पर मिलेट्स, सिलाई, बुनाई, ऊन, प्रसाद, लड्डू, जैम, अचार और बेकरी सहित कई स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार और विपणन सुविधा उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जरिए इन उत्पादों को देश दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना पर से जुड़ी ये हमारी खास रिपोर्ट देखें। रक्षाबंधन से पहले देहरादून में महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता की तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री धामी ने इन स्टॉल का उद्घाटन किया, महिलाओं से बातचीत की, उनके उत्पादों की जानकारी ली और खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं के द्वारा तैयार राखियां खुद खरीद कर उनके हुनर को सम्मान भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव के तहत लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। अलग अलग स्टॉल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके उत्पाद, बिक्री और काम से जुड़े अनुभवों की जानकारी ली। महिलाओं ने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, परिधान, सजावटी सामान, राखियां और अन्य घरेलू उत्पाद प्रदर्शित किए। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के हुनर और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार हो रहे उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि स्थानीय उत्पाद बाजार तक पहुंच सके। कार्यक्रम में रक्षाबंधन की तैयारियों की भी झलक दिखाई दी। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई रंग बिरंगी राखियां स्टॉल पर आकर्षण का केंद्र रही। मुख्यमंत्री धामी ने महिलाओं के द्वारा तैयार राखियां खरीदी और कहा कि स्थानीय महिलाओं के हाथों से बने उत्पाद खरीदना उनके श्रम और हुनर को सम्मान देना है। मुख्यमंत्री का यह कदम महिलाओं के लिए प्रोत्साहन का संदेश भी देता नजर आया, क्योंकि जब किसी स्थानीय उत्पाद को सरकार और समाज का समर्थन मिलता है तो उसका बाजार बढ़ता है और उससे जुड़े परिवारों की आय के नए रास्ते भी खुलते हैं। पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं, मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले, उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है।
कार्यक्रम के दौरान एक भावुक पल भी सामने आया जब स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एक महिला ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद महिला मुख्यमंत्री के पैर छूने के लिए झुकी, लेकिन मुख्यमंत्री ने तत्काल ही उन्हें रोक दिया। उन्होंने महिला को पैर छूने से मना करते हुए खुद हाथ जोड़ लिए। मुख्यमंत्री का यह अंदाज महिलाओं के प्रति सम्मान का संदेश देता नजर आया। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव सिर्फ उत्पादों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सरकार की कोशिश स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं समूहों के माध्यम से अपने हुनर को कारोबार का रूप दे रही हैं। हस्तशिल्प हो, खाद्य उत्पाद हो या घरेलू जरूरत का सामान, महिलाएं स्थानीय संसाधनों से तैयार कर रही हैं उत्पाद, और ऐसे आयोजनों में उन्हें सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके हुनर को स्थायी आजीविका से जोड़ना है। यही वजह है कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार देने के लिए इस तरह के आयोजनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को आजीविका के अवसर मिले हैं। पिछले साल भी इस पहल से महिलाएं लाभान्वित हुई थी और इस वर्ष भी उन्हें अपने उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए मंच उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं, उनको वहाँ पर विपणन मिले। तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड जैसे राज्यों में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बन रहे हैं। जब महिलाएं अपने घर और गांव में रहकर उत्पाद तैयार करती हैं, उन्हें बाजार मिलता है, तो इसका फायदा सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रहता। इससे परिवार की आय बढ़ती है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलती है। सरकार का फोकस भी इसी मॉडल को आगे बढ़ाने पर है। महिलाओं को संगठित करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना और फिर उन्हें बाजार से जोड़ना। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव इसी सोच का एक उदाहरण है। रक्षाबंधन से पहले आयोजित ये उत्सव महिलाओं के लिए सिर्फ राखी और बाजार का आयोजन नहीं, बल्कि उनके हुनर को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने का मंच बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री धामी का महिलाओं के स्टॉल पर पहुंचना, उनके उत्पाद खरीदना, उनके प्रयासों की सराहना करना सरकार की उस नीति को दिखाता है जिसमें महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे वेंडिंग जोन के नियम तार-तार। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ निर्देश है कि सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और कोई रियायत न बरती जाए, वहीं जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहां भाजपा में नगर निगम और महापौर दीपक बाली की सरपरस्ती में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों और फुटपाथों पर दुकानों के आवंटन का नया खेल चल रहा है। सीतापुर आंख अस्पताल मार्ग से लेकर गिरीताल स्थित कॉलोनी तक फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर दुकानें आवंटित करने की तैयारी के खिलाफ जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि जब सूबे के मुखिया सख्त हैं तो सड़कों पर आवंटित दुकानों का ये खेल किसके इशारे पर अतिक्रमण की नई गवाही दे रहा है। काशीपुर से ये अजहर मलिक की ये खास रिपोर्ट देखिए। काशीपुर में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतापुर आंख अस्पताल रोड जैसे अति संवेदनशील और व्यस्त मार्ग पर कच्ची दुकानों के नए आवंटन का मामला सामने आया है, तो वहीं गिरिताल स्थित कॉलोनी के पास फुटपाथ पर दुकानें बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि फुटपाथ पैदल चलने के लिए है, ऐसे में यहाँ दुकानें बनने से आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगी। काशीपुर का सीतापुर आंख अस्पताल रोड शहर का बेहद व्यस्त और संवेदनशील मार्ग है। इस रास्ते से रोजाना ही सैकड़ों मरीज, एम्बुलेंस और स्कूली बच्चे गुजरते हैं। इस मार्ग पर 2 नामचीन स्कूल और आगे पोस्टमार्टम हाउस भी स्थित है। आरोप है कि इसी संवेदनशील मार्ग पर नगर निगम प्रशासन ने कच्चे दुकानों का नया आवंटन शुरू कर दिया है। दूसरी तस्वीर गिरिताल स्थित कॉलोनी के पास की है, जहां फुटपाथ पर नगर निगम के द्वारा दुकानें बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का सवाल है कि अगर फुटपाथ पर भी दुकानें बना दी जाएंगी तो पैदल चलने वाले लोग आखिर कहां जाएंगे। बढ़ते विरोध के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान महापौर दीपक बाली और निगम प्रशासन के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखने को मिली है।
नियमों की माने तो नगर निगम को टाउन वेडिंग पॉलिसी के तहत चिन्हित वेडिंग जोन में ही दुकानें आवंटित करने का अधिकार है। आरोप है कि अस्पताल, स्कूल और फुटपाथ जैसे संवेदनशील दुकानों पर दुकानें बनाकर नियमों की अनदेखी की जा रही है, जो सीधे नियमों का उल्लंघन है। क्या समस्या है? भैया समस्या ये है, जो दुकानें बन रही है ये बहुत गलत बन रही है, क्योंकि यहाँ सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं और साइकिल से चलने वाले भी हैं, पैदल चलने वाले भी हैं। अगर यहाँ दुकानें बन जाएंगी तो कैसे लोग चल पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ गली के बिल्कुल नुक्कड़ों पर दुकानें बन रही हैं। सबसे बड़ी गलत तो ये है, और इसलिए ये दुकानें जो है व्यापारियों की सुविधाओं के लिए, भैया व्यापारियों की सुविधा के लिए नहीं है, ये व्यापारियों की सुविधा है, ये जनता के लिए मौत का सामान है। इसे यहाँ पे ना बनवाए, पाली जी से ये अनुरोध है हमारा। और बाकी हमारा कोई इसमें कोई अपना वो नहीं है फायदा, ये तो जनता के लिए है। बच्चे, स्कूल के बच्चे जाते हैं आते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। साइकिल वाले भी हैं, पैदल वाले भी हैं, और मोहल्ले के बाहर हैं, बिल्कुल मुश्किल से 20 फीट की भी दूरी नहीं है। अब इसमें बताओ, हाईवे बनने जा रहा है और ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो जाएगी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलकापाल ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि पहले गरीब दुकानदारों से तहबाजारी और आवंटन के नाम पर वसूली की जाती है और बाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन्हीं दुकानदारों को उजाड़ दिया जाता है। उनका कहना है कि शहर में कई सरकारी भूखंड खाली हैं, जहां पर व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं। दुकानदारों से पहले शुल्क लिया जाता है और उनसे तहबाजारी वसूल की जाती है। गरीब व्यक्ति वो अपना पेट काट के पहले शुल्क देगा, फिर अतिक्रमण के नाम पे सरकार उनको उजाड़ देगी। तो इस तरह से पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी निगम ने कर रखी है उन लोगों को। उनका भविष्य में उनकी रोजी रोटी छीन करके जिस तरह से वो अपनी जेब से पैसा भी देंगे, टैक्स भी देंगे और उनके रोजगार का कोई भविष्य तय नहीं होगा। तो ये तो सरासर एक गलत पॉलिसी है। सही स्थान चुन करके अपनी भूमि में इसको खुले स्थानों में ये बाजारों को इस तरह से स्थापित करना चाहिए। मामला सिर्फ दुकानों के आवंटन का नहीं, बल्कि सड़कों और फुटपाथों पर नए अतिक्रमण के आरोपों से भी जुड़ा है। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर काशीपुर में फुटपाथ और संवेदनशील मार्ग पर दुकानों का निर्माण और आवंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि स्थानीय विरोध के बाद उच्चाधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और आम जनता को राहत कब मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल एक ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीतापुर में बाढ़ कटान का कहर। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें सीतापुर में बाढ़ कटान का कहर। सीतापुर में बाढ़ और कटान का कहर लगातार जारी है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के शुक्लपुरवा गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, नदी के कटान की जद में आने के डर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई परिवार अपने आशियाने उजाड़कर सामान समेट रहे हैं और ऊंचे व सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। कटान के चलते ग्रामीणों को अपने घर और सामान की चिंता सता रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर लेखपाल और नायब तहसीलदार समेत राजस्व टीम को तैनात किया है। प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट और राशन किट उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों से नदी के किनारे नहीं जाने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। अधिकारियों की टीम लगातार स्थिति का जायजा ले रही है और प्रभावित परिवारों की जरूरतों की जानकारी जुटा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे में सिर्फ एक बार लंच पैकेट मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे छोटे बच्चों समेत परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने राहत सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ और कटान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये नदी का कटान अभी आपके घर से कितनी दूरी पे है? कितनी दूर? बस कम से कम 5 कसी मतलब दूर। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई आप लोगों के लिए? हाँ, यहाँ कोई कौन यहाँ भाई, एक पल्ली रह गए ना, 2 हाथ के। राशन किट नहीं मिली आप लोगों को? राशन कार्ड कुछ नहीं मिला है। और खाने का टिफिन मिला है? खाना टिफिन 3 दिन मिला है, 24 घंटा पर। और आवाज वहाँ नहीं मिला है पूरा दिन। कौन सा गांव है आपका? ये है बुचापुरा के रामपुर मथुरा क्षेत्र में खड़े हैं। बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर घाघरा का किनारा है। हर साल यहाँ पर कटान होती है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं कि घाघरा के किनारे जो गांव बसे हैं उनके पूरी तरीके से कटान हो रहा है और वहाँ से निकालने के लिए ये जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है, लेखपाल लगे हुए हैं, नायब तहसीलदार लगे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को लगातार बता रहा है कि यहाँ पर से बाहर निकल जाइए और यहाँ से दूर ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाइए। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें यहाँ से
ले जाना है, लेकिन वो जाने को राजी नहीं होते। ऐसे में पुलिस प्रशासन और तहसीलदार और नायब तहसीलदार पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी बारिश में किस तरह से निकल रहे हैं, बारिश है और घाघरा का किनारा है। अब हम भी इसी में चल रहे हैं, अभी दिखाएंगे। नायब तहसीलदार देखिए किस तरह से यहाँ से पानी से आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आ रहा है। नायब तहसीलदार, कितना कौन सा गांव है और क्या मदद आपकी तरफ से पहुंचाई जा रही है? देखिए, ये हमारा सुकुलपुरवा गांव है, राजस्व गांव सुकुलपुरवा का। ये पुरवा है बुचौपुरवा, जो कि ये घाघरा नदी के कटान से पहले भी इसमें कुछ घर थे जो कट चुके हैं, जिनको हमने प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता होता है वो दिला दिया गया है। और अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वहाँ से आकर के दूर हैं। घाघरा नदी का धीरे धीरे कटान चल रहा है, इनको प्रतिदिन आकर के हम सुबह शाम बोल रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो जाइए। तो हालांकि ये लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, अपना राशन है, गल्ला है, कुछ सामान अपना लेके बाहर जा चुके हैं। बट ये लोग थोड़ा लकड़ी है और अपना भूसा है, छप्पर है, ये सब हटाने के लिए इनको बोला जा रहा है प्रतिदिन। कुछ ऐसे परिवार है जिन्हें कह रहे हैं हमें राशन किट नहीं मिली है? नहीं, राशन किट यहाँ पे सभी को दे दी गई है। और इसके अलावा अगर जो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं उनके लिए राशन किट हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। कितनी नावें लगाई गई हैं इनके लोग? यहाँ पे नावें हमारी लगाई गई, पहले 37 थी, फिर हमने कुछ नावें और बढ़ाई हैं। अभी पिछले वीक में हमने करीब 6-7 नावें बढ़ाई हुई हैं। स्टीमर हमने लगाए हुए हैं, 2 स्टीमर लगाए हैं। स्टीमर लगातार जो है इनको सामान इनका ले करके और पहुँचाया जा रहा है सुरक्षित जगह पर। जैसे कि अगर ये जहाँ ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ जाना है, बंगालीपुरवा जाना है, कनरखी घाट जाना है, वहाँ भी सामान पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा हम ठोकर पे सामान पहुँचा रहे हैं सुरक्षित। तो ये तहसीलदार साहब थे और जो है बाढ़ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। उनको लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ऊंचे स्थानों पर पहुँच जाएँ और प्रशासन द्वारा लगातार मदद भी दी जा रही है। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे कानपुर आरटीओ में रेड दलालों की शामत की। दरअसल कानपुर शहर के संभागीय परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलाली की लगातार मिल रही शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एसओजी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने आरटीओ कार्यालय पर अचानक छापेमारी की है, जिससे वहां मौजूद लोगों और दलालों में भारी अफरा तफरी मच गई। इस औचक कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम सदर अभिनव सिंह और एसओजी प्रभारी सुमित रामटेक ने संयुक्त रूप से किया है। कार्रवाई की गोपनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए करीब 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने आरटीओ परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। छापेमारी से पहले ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे परिसर की बारीकी से निगरानी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरटीओ कार्यालय के दोनों मुख्य गेट बंद कर दिए और अंदर बाहर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी। छापेमारी के दौरान आरटीओ परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवैध रूप से सक्रिय संदिग्ध लोगों और दलालों को मौके से हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर आरटीओ कार्यालय में लंबे समय से दलालों के वर्चस्व, अवैध वसूली और कामकाज में अनियमितता की शिकायतें मिल रही थी। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। इस बड़ी कार्रवाई से परिवहन विभाग में दलाली से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। आरटीओ में सक्रिय हो चुके दलालों और व्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार को लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आरटीओ विभाग में धड़ल्ले से पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी है। मैं इस वक्त आरटीओ में मौजूद हूं और दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर छापेमारी करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एसडीएम है और उनके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। बाकायदे जो यहाँ पे फाइलें हैं उनको चेक करा जा रहा है। एसडीएम अभिनव जैन है, ये जो यहाँ पर फाइल है उनको देख रहे हैं और बाकायदे पूछताछ कर रहे हैं कर्मचारियों से। और जैसे ही ये टीम जब आरटीओ में आती है, आरटीओ के जो मुख्य द्वार है और जो सेकंड गेट है उसको बंद कर दिया जाता है। लोगों की अफरा तफरी मच जाती है और इस पूरे आरटीओ ऑफिस में पुलिस प्रशासन सक्रिय होते हुए जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो फैल जाते हैं और यहाँ के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं। बाकायदे अंदर जो है वो छापेमारी चल रही है। जो दलाल हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दलालों का अड्डा बन चुका आरटीओ जो है एक बार फिर से अधिकारियों की रडार पर आ चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा पसर गया है, जिस तरीके से लोगों के बीच में हड़कंप मच गया है, पुलिस और जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। तो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में आरटीओ के
उपभोक्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और देखिए क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार दिखा दूं कि एसडीएम जो हैं वो यहाँ पर हैं, बाकायदे जो आरटीओ के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर है और बाकायदे जो यहाँ के रजिस्टर हैं, दस्तावेज है, उनको खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ करी जा रही है और जो आला अफसर हैं उनसे भी पूछताछ करी जा रही है। इस तरीके की कार्रवाई से कहीं ना कहीं आरटीओ के जो उपभोक्ता है उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और जो दलाल हैं उनसे भी आरटीओ को छुटकारा मिलेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे किसान सम्मान निधि में घोटाला। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े ने प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुंडा तहसील में योजना के तहत हुए पंजीकरण की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 3.15 अरब रुपए की धनराशि से जुड़े कथित घपले की आशंका जताई जा रही है और करीब 4.5 लाख पंजीकरण संदिग्ध पाए गए हैं। मामले की जांच के दौरान कौसाम्बी, प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर समेत दूसरे जिलों के लोगों के नाम कुंडा तहसील से जुड़े पाए जाने की बात सामने आई है। वहीं करीब 65,924 पंजीकरण अभी भी जांच के दायरे में हैं बताए जा रहे हैं। जांच में वर्ष 2019-20 के दौरान पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए करीब 1700 आईपी एड्रेस भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। कृषि निदेशालय दिल्ली और सीबीसी से जुड़ी जांच में सामने आए तथ्यों के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर पंजीकरण संदिग्ध थे तो सत्यापन के दौरान ये पात्र कैसे घोषित होते रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद ये साफ होगा कि इस कथित फर्जीवाड़े के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग में किस स्तर पर लापरवाही हुई है। वर्ष 2019 में पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई थी। तब से अब तक कुल 23 किस्त किसानों को प्राप्त हुई है, ठीक है। लेकिन कुंडा तहसील से एक फर्जी लिंक आया, गलत लिंक आया, जिसे डायरेक्ट सोर्स एंट्री कहा जाता था। डायरेक्ट उसमें क्या हुआ, कुंडा तहसील से लगभग 4,45,865 किसानों का गलत रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। वह किसान यहाँ के थे ही नहीं, किसी दूसरे जनपद के थे, किसी दूसरे प्रदेश के थे और उनका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान योजना में हो गया। अब जो है जब इसको चेक किया गया तो इसमें 4,45,865 किसान फर्जी पाए गए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं